Good morning class. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. Now today I am going to teach History Civics of class 8, chapter 1st. The chapter is a period of transition. Period of transition means परिवर्तन का युग. कैसे हम एंशिएंट से मॉडर्न में आए, मिडिल एज में आए एंड देन मिडिल एज से हम मॉडर्न एज में आते हैं. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स इन सोसाइटी. हिस्ट्री में हम सोसाइटी को डे बाय डे ये देखते हैं कि कैसे चेंजेस आए, कैसे परिवर्तन आए हमारी सोसाइटी में. टू कैरेक्टराइज दीज चेंजेस हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. इन चेंजेस को दिखाने के लिए हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया. पहला एंशिएंट, दूसरा मिडल और थर्ड था मॉडर्न हिस्ट्री. Ancient, middle and modern. These broad division marks how society, economy, culture and politics of one period differed from the preceding and succeeding periods. It must be remembered that the changes from medieval to modern did not happen overnight. हमें हमेशा ये याद रखना है कि ये जो चेंजेस हुए हैं तीनों एज जो थे, एंशिएंट से मिडिल एज में आने में और मिडिल एज से मॉडर्न एज में आने में, ये चेंजेस कोई एक दिन, एक रात या 2 दिन या साल भर के चेंजेस नहीं है, बल्कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कई सालों तक चलता रहा और फाइनली किसी स्टेज पे आके रुकता था. इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड लुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑल्सो द मॉडर्न पीरियड डिड नॉट बिगिन एट द सेम टाइम द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मॉडर्न पीरियड पूरे वर्ल्ड में एक साथ नहीं स्टार्ट हुआ. जैसे यूरोप में मॉडर्न पीरियड 6 to 16 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, वहीं इंडिया में मॉडर्न पीरियड 8 to 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. तब 18 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ तब जब ब्रिटिशर्स इंडिया के मास्टर बन चुके थे. The 18th century is generally taken as a starting point of modern period in India. This was the time when the British became the master of India. They brought about many changes in different fields of life. क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडियंस की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे. जैसे हम वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करने लगे थे, वहाँ से हम वहाँ के कल्चर को हम धीरे धीरे सीखने लगे थे, अडॉप्ट करने लगे थे, हमारे लाइफ स्टाइल चेंज होने लगी थी. तो यही सारे चेंजेस हमको मॉडर्निटी की तरफ बढ़ाते हैं, मॉडर्न एज की तरफ लाते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि पीरियड ऑफ ट्रांजिशन को जानने के लिए हमें कहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, उसके सोर्सेज हैं. इन सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट प्राइमरी सोर्स और सेकेंड है सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स में जो चीज़ें आती हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन के बारे में, वो है लेटर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ऑटोबायोग्राफी, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट रिमेन्स. मीन्स जो हमें उस समय के मॉन्यूमेंट्स मिले हुए हैं उनसे भी पता चलता है. दूसरा है आपका सेकेंडरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्स में रिपोर्ट्स, रिव्यू, आर्टिकल्स, बुक्स जो हिस्टोरियंस ने लिखी हैं उनको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है. तो इन सोर्सेज के थ्रू हमें इस पीरियड के बारे में पता चलता है. अब हम देखेंगे मॉडर्न यूरोप क्या था. द मॉडर्न पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेटर इंटरेक्शन अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. मॉडर्न पीरियड शुरू होता है तब जब हम वर्ल्ड के अलग अलग देशों से कनेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं. इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ था, उससे इन्फ्लुएंस हुआ था. देयरफॉर बिफोर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हमें इंडिया में मॉडर्न इंडिया कैसे बना उसको जानने से पहले ये जानना होगा कि यूरोप में मॉडर्न एज कैसे स्टार्ट हुआ था. तो सबसे पहले मॉडर्न यूरोप को बनाने के पीछे जो सबसे पहला फैक्ट था वो था रिनाइसा. रिनाइसा लिटरली मीन्स रीबर्थ, मीन्स फिर से जागना. यूरोप में उस समय चर्च का बोलबाला था. चर्च जो कहता था लोगों को वही करना पड़ता था. चर्च ने अगर कोई रूल्स बनाए तो लोगों को आंख बंद करके उस पर विश्वास करना पड़ता था. पोप अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानता था. हालांकि जब इसको पोप को जब ये पावर दी गई थी तब वो लिमिट था, लेकिन धीरे धीरे पोप की पावर बढ़ने लगी और पोप अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानता था और उसका मानना था कि जो मैं कहूँगा लोगों को वही करना होगा. उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, कोई पूछ नहीं सकता था कि अगर आपने कोई रूल्स बनाया है तो उसके क्या मतलब है, कोई लिमिटेशन है, कुछ नहीं, उन्हें फॉलो करना था. तो इनके खिलाफ कुछ थिंकर्स ने आवाज़ उठाई कि जो भी वो हमें बता रहा है उसे हम आंख बंद करके ब्लाइंड बिलीव कैसे कर सकते हैं. हमें उसके बारे में जानना चाहिए, हमें रेशनलिस्ट बनना चाहिए. मीन्स क्वेश्चंस पूछने
पूछने चाहिए, तार्किक होना चाहिए कि अगर बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है तो वो क्यों कड़क रही है, क्योंकि ऐसा बताया जाता था कि ये गॉड की मर्जी है, आपने कोई सिन किया है, कोई अपराध किया है, दैट्स वाई बिजली कड़क रही है। लेकिन उन थिंकर्स ने ये बताया लोगों को, उन्हें इंकरेज किया कि आप इसका साइंटिफिक व्यू देखिए कि मे बी ये वेदर के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, ये पोप या चर्च के कहने से नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने बताया कि हमें सोच समझ के क्वेश्चंस उठाने चाहिए, पूछने चाहिए कि क्या है या क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए। तभी से रिनाइसा स्टार्ट हुआ। रिनाइसा को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाने में बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स थे, राइटर्स थे, पेंटर्स थे जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनमें जो इंपॉर्टेंट नेम्स आते हैं वो है माइकल एंजेलो, बोनार्टी, विलियम शेक्सपियर, लियोनार्डो दा विंसी। ये सब ऐसे स्कल्पचर, पेंटर्स, राइटर्स थे जिन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन के थ्रू लोगों को जगाया कि उन्हें कैसे और कब कहाँ क्वेश्चन पूछने हैं। इसके बाद आता है रिफॉर्मेशन। जब लोगों ने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मीन्स किसी भी चीज़ को जानने की स्पिरिट, जानने की इच्छा लोगों में आने लगी, जिसको हम रिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इससे जो वहाँ का रिलीजन था उसमें भी काफ़ी सुधार आया था। रिफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने में मार्टिन लूथर का बहुत बड़ा हाथ है। मार्टिन लूथर एक जर्मैनिक स्कॉलर था। वो एक बार विजिट करने के लिए रोम गया तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे पोप जो है वो लोगों को इंडल्जेंस का मतलब होता है एक क्षमा पत्र होता है, जिसको खरीदने के लिए पोप को हम पैसे पे करते हैं, रुपीस पे करते हैं, और वो क्षमा पत्र, वो इंडल्जेंस हमें दिया जाता है चर्च के थ्रू, पोप के थ्रू। उसका मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई अपराध किया है, हमने कोई क्राइम किया है, तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि वो क्षमा पत्र अगर हमारे पास है तो हमारा पनिशमेंट खत्म, हम कोई भी अपराध कर सकते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ के पोप और बाकी जो वहाँ के क्लर्जी थे, नोबल्स थे, वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि ये सब नहीं था उनके रूप में, और इंडल्जेंस तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कमाई का जरिया था, सोर्स ऑफ इनकम था। तो इन सब के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, और इस आवाज़ को या जो उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था उसको प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना जाता है। प्रोटेस्टेंट के जगह मार्टिन लूथर माने जाते हैं। इनके अलावा भी कई सारे ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया, जैसे विल्सन चैपली, जॉन कॉल्विन, हेनरी VIII, ये सब इसको सपोर्ट कर रहे थे। आफ्टर दैट रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला कैथोलिक चर्च जो कि पहले से सेटअप था, वो अपने सिद्धांतों, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे, और दूसरा वो जो कि मार्टिन लूथर को फॉलो कर रहे थे, उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया। वॉयज ऑफ डिस्कवरी ड्यूरिंग द अर्ली 15th सेंचुरी, ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया वर डिस्कवर्ड। क्योंकि व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए उन्हें ट्रेड रूट पता लगाना था, इसलिए उन्हें एशिया और यूरोप के बीच नए नए रास्तों का पता लगाया। जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार कर लिया, कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्जे में कर लिया, तो उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, कोई सी रूट नहीं था एशिया जाने के लिए। रोमन्स के पास कोई सी रूट नहीं था, तो उन्होंने नए नए रास्तों का पता लगाना शुरू किया। इनके अलावा कई सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, कई सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, जैसे क्वाड्रेंट, एस्ट्रोवेव, कंपास, गन पाउडर सी पायरेट्स से बचने के लिए बनाया जाता था, क्योंकि बहुत सारे सी पायरेट्स समुद्री रास्तों से जब वो ट्रेड करते थे तो जो समुद्री लुटेरे थे वो उनके सामान को लूट लेते थे, तो उसे बचने के लिए गन पाउडर को भी बनाया गया था। इन 1488 बार्थोलोमेव डाइड रीच्ड द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, जिसको उन्होंने बाद में नेम दिया था केप ऑफ गुड होप, मीन्स अफ्रीका वो पहुंचे थे और उसको नेम दे दिया था केप ऑफ गुड होप। 1498 में वास्को ड गामा ने इंडिया का पता लगाया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, और वहीं मैगलन ने पूरे वर्ल्ड को सेल किया था। तो इससे कई सारे सी रूट्स का पता चला और हम एक दूसरे से कनेक्ट होते गए। इन्हीं सी रूट्स के पता लगने के बाद जब व्यापार, ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, कनेक्शन बहुत सारे कंट्रीज़ में फैल चुके थे, रॉ मटेरियल्स आने लगे, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, एक बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ा बदलाव, जिसकी वजह से यूरोप और यूरोप के साथ साथ पूरा वर्ल्ड मॉडर्निटी की तरफ, मॉडर्न एज की तरफ बढ़ने लगा, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के पहले यूरोप में डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था। डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो आर्टिशियंस थे वो मर्चेंट्स से, जो व्यापारी थे, उनसे रॉ मटेरियल्स खरीदते थे और अपने घर लाते थे, अपने घरों में छोटी छोटी मशीनों से उनसे
प्रोडक्शन करते थे। उनके पास छोटे छोटे औजार, छोटे छोटे टूल्स थे जिससे वो गुड्स प्रोडक्शन करते थे। लेकिन जब हमारा ट्रेड रूट हमने पता लगा लिया, फाइंड आउट कर लिया और बहुत सारे देशों में व्यापार बढ़ने लगा यूरोप का, तो चीज़ों की खपत ज़्यादा होने लगी। मीन्स जो चीज़ें थी, जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी। तो हाथ से बनी हुई चीज़ें जो थी वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी। मीन्स मार्केट में वो चीज़ें टाइम पे नहीं पहुंच पा रही थी और उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुंच पा रही थी। तो इसलिए अब जो मर्चेंट्स थे उन्होंने सोचा कि ये सिस्टम हम चेंज करते हैं और उन्होंने डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बना दिया। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि उन्होंने अब घरों में काम करने के बजाय, गुड प्रोडक्शन करने के बजाय, वो गाँव से बाहर निकल करके, घरों से बाहर निकल करके जो खाली जगह थी वहाँ पे फैक्ट्री बनाते थे। उसमें वो बड़ी बड़ी मशीनें रखते थे। वेजेस पे वर्कर्स को वो ले जा करके वहाँ काम करवाते थे। वर्कर्स भी उस समय फ्री थे क्योंकि रोमन एम्पायर के बाद जो है वो फेडरलिज्म डिक्लाइन हो चुका था और फेडरलिज्म डिक्लाइन होने के बाद जो सर्व थे, मीन्स जो फोर्थ कैटेगरी के लेबर्स थे, बाउंडेड लेबर्स थे, वो फ्री हो चुके थे। तो चीप रेट पे, मीन्स सस्ते दामों पे वो लेबर्स उनको मिल जाते थे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में जाकर के वो काम करते थे। तो अब उनकी चीज़ें मशीनों पे कहीं ज़्यादा मात्रा में बनने लगी और अब वो उसको अपने मार्केट में ले जा करके बेचते भी थे। तो इसी को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा चेंज आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? ऐसा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि इंग्लैंड से ही क्यों स्टार्ट हुआ था। इसके कई रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न है कि इंग्लैंड हैड अबंडेंट सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंग्लैंड के पास उनका अपना नेचुरल रिसोर्स काफ़ी अच्छा था। जैसे हमें फैक्ट्री चलाने के लिए कोल और आयरन की ज़रूरत होती, मशीनों को बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होगी और फ्यूल के लिए हमें कोल की ज़रूरत होगी। वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा था। इट हैड अ स्टेबल गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अगर हमारे ट्रेड या फैक्ट्री सिस्टम को सपोर्ट करती है तो हमारा डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी वो वहाँ को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही थी, वहाँ के मर्चेंट्स को सपोर्ट कर रही थी। विद एबोलिशन ऑफ सर्वडम, फेडरलिज्म खत्म हो चुका था, सर्वडम खत्म हो चुका था, तो लेबर जो थे वो सस्ते दामों पे मिल रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा लेबर ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वो खुद ही गाँवों से शहर की तरफ काम की तलाश में जा रहे थे। फिर आता है द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इट्स स्ट्रॉन्ग नेवी एम्बार्क ऑन अ पॉलिसी ऑफ जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। उन्होंने कई सारे सी रूट्स का भी पता लगाया और उन पर कब्जा भी किया ताकि उनका व्यापार, उनका जो ट्रेड था वो मजबूत हो सके। और इसके लिए उन्होंने उन कंट्रीज़ को अपना निशाना बनाया जो कि अभी अंडर डेवलप्ड कंडीशन में थी, फिनेंशियली वीक थी, पॉलिटिकली वीक थी, जहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया। मीन्स वहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करते थे, कॉलोनी बनाते थे और अपने देश की बनी हुई चीज़ों को वहाँ ले जा करके महंगे दामों पर बेचते थे। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब आता है मेजर इन्वेंशन। मेजर इन्वेंशन उस समय हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले सेटअप की गई थी, मशीनाइज हुई थी। जेम्स हर्ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी बनाई, रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया, क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया, हॉर्स वो सीड ड्रिल, ये दोनों मशीनें बनाई गई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए, मीन्स ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए। तो ये सारी मशीनों को इन्वेंट किया गया जिसकी वजह से प्रोडक्शन और ज़्यादा अच्छा हो गया। इम्पैक्ट क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का? सबसे पहला इम्पैक्ट था राइज ऑफ कैपिटलिज्म, मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म इन यूरोप। फेडरलिज्म यूरोप में खत्म हो जाता है और अब कैपिटलिज्म स्टार्ट हो जाता है। A new system arose in its place. It was a system in which the means of production were privately owned. प्रोडक्शन पे अब सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट्स का कब्जा होता था। वो अपनी प्राइवेट फैक्ट्री ओपन करते थे। वहाँ पे कोई किंग या कोई नोबल्स नहीं होते थे, कोई मीडिएटर नहीं होता था, बल्कि डायरेक्ट वो अपनी कंपनी के मालिक होते थे, जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। न्यू सोशल क्लासेस, अब दो तरह के सोशल क्लासेस हो गए। पहला फैक्ट्री ओनर और दूसरा वर्कर्स। फैक्ट्री ओनर जो होते थे वो वर्कर्स को वेजेस पे अपने फैक्ट्री में काम करवाते थे। फैक्ट्री ओनर की लाइफ काफ़ी अच्छी होती थी, लग्जरियस लाइफ जीते थे क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी अच्छा होता था। एंड रैदर देन जो वर्कर्स होते थे उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती थी क्योंकि वो दिन भर के बीच में बस इतना ही अर्न कर पाते थे कि वो रात का खाना खा सके और थोड़ी बहुत अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। इमर्जेंस ऑफ टाउन एंड सिटीज़। टाउन एंड सिटीज़ मीन्स जब फैक्ट्री बनने लगी, नई नई मशीनें बनने लगी, तो उन फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लेबर्स गांव छोड़ करके शहर जाने लगे। तो शहरों में जो है उनके घर बनाए
लगी, उनके क्वार्टर बनाए जाने लगे। तो जो खाली एरिया अभी तक पड़ा होता था वहाँ जहाँ पे फैक्ट्री बनी हुई थी, अब वो शहर के रूप में डेवलप होने लगा था। इनके दो एग्जाम्पल्स हैं, मैनचेस्टर एंड लिवरपूल। ग्रोथ ऑफ इम्पीरियलिज्म, मशीनें बन गई, फैक्ट्री बन गई, वहाँ पे गुड्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने लगी। तो अब उन चीज़ों को बेचा कहाँ जाए, उनकी खपत कहाँ पे होगी, जो जितनी उनकी ज़रूरत थी उतना तो वो अपनी कंट्री में कर लेते थे, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर हम उसे सोचते हैं कि हम इन्हें कहीं सेल कर लें। तो ये प्रॉब्लम वहाँ भी थी, यूरोप में भी थी, इंग्लैंड के सामने भी थी। उन्होंने सोचा अब इनको हम कहाँ पे बेचें, इसलिए उन्होंने अपने इंपीरियल बनाने शुरू किए। पीछे मैंने पढ़ाया था आपको, कॉलोनियल पावर बढ़ने लगी, सी रूट जब पता चला, नए नए देशों का पता चला और उनकी कमजोरियाँ जब पता चल गई कि ये अभी अंडर डेवलप्ड है, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको उन्होंने अपना निशाना बनाया और वहाँ पे अपने इंपीरियल बनाया और वहाँ के जो रॉ मटेरियल्स थे, जैसे उन्होंने एशिया में इंडिया, श्रीलंका, अफ्रीका में कई सारी कंट्रीज़ को भी उन्होंने अपने कब्जे में किया और वहाँ के रॉ मटेरियल्स को सस्ते दामों पे ये इंग्लैंड लाते थे और इंग्लैंड में जब गुड प्रोडक्शन हो जाता था तो उसको वो महंगे दामों पर उन्हीं मार्केट में ले जा करके डंप करते थे। तो इसके लिए उन्होंने इंपीरियलिज्म को स्टार्ट किया था। तो इन सब से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंग्लैंड के साथ साथ यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज काफ़ी पावरफुल हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई और धीरे धीरे इंडिया के ऊपर रिसोर्स का कब्जा करने लगा।